मैं राहुल साहू taxpediaonline.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। हमारे असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के ITR फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कई दोस्तों की क्वेरीज आ रही थी कि ITR 4 कैसे फाइल करें। तो हम आपको बताएंगे कि ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ से हम इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर यहाँ इन्होंने शो किया है कि ITR 1 एंड ITR 4 असेसमेंट ईयर इज़ अवेलेबल फॉर ई-फाइलिंग। बाकी के ITRs कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएंगे। जो लोग ITR 4 और 1 भरना चाहते हैं उनके लिए अभी चालू हो चुका है। तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पासवर्ड इनपुट करेंगे, देन हम इसमें कैप्चर डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जहाँ पे ये फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 2020 और 21। हमारा जो भी ITR है, ITR 1 और ITR 4 जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम ITR 4 सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल करेंगे, ड्यू डेट के पहले है। हम इसको ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर फिर वो आपकी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए देता है, जिसमें कि आपके पैन कार्ड की डिटेल, आपका एड्रेस, नाम, आपका बैंक अकाउंट डिटेल आता है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमें इसे एग्री करना होगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर ITR फॉर्म असेसमेंट ईयर 2020-21 का फॉर्म ओपन हो चुका है। ITR 4 सुगम फॉर्म है, जो कि इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP बीइंग अ रेसिडेंस हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs। यह वह व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम हो, और जो कि इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, ना ही कोई कंपनी हो, कंपनी इसमें फाइल नहीं कर सकती हैं, और जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से हो, जो कि अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE में कवर होते हैं। एक और यहाँ पे नोट इन्होंने डाला है, नोट फॉर इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैविंग इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्लीज़ रेफर इंस्ट्रक्शन फॉर एलिजिबिलिटी। हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर ना हो, या आपने कभी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को परचेज नहीं किया हो। चलिए, हम यहाँ पर ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम स्किप करते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट फॉर्म खुलता है। यहाँ हमें अपना फर्स्ट नाम भरना पड़ेगा, मिडिल नेम। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हमें यहाँ पर नेचर भरना होगा कि हम अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो वहाँ पे भरेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो आप वहाँ पे, अगर आप दोनों में नहीं आते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे, अगर पब्लिक सेक्टर है तो वहाँ पे, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो अदर्स में। हालांकि हम ITR 4 भर रहे हैं इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की, तो इसलिए हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। हम बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो इसलिए 139(1) के अंडर में जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स ने जो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस किए हैं वह ये है। यहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत आई है कि इसमें हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन डाली है वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम not to be filed only if a person is not required to furnish the return of income tax under section 139(1).
but filing return of income tax due to fulfilling one or more condition mentioned in the 7th proviso to section 139(1)। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 139(1), उसमें आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्या इन्होंने जो 3 कंडीशन दी हैं, हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट, क्या आप इसलिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है। दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है, हैव यू एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल, आपने कहीं 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा तो नहीं किया है फॉरेन ट्रेवल्स पर। या फिर तीसरी कंडीशन इन्होंने दी है, हैव यू एक्वर्ड इनकम ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा का पे किया है तो भी आपको ये फाइल करना कंपलसरी है। आपने 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल किया है, ट्रैवल पर खर्चा किया है विदेश यात्रा पर, तो आपको यह रिटर्न्स फाइल करने कंपलसरी हैं। और अगर आपके सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा डाला है तो भी आपको ये ITR फाइल करना होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ये कंडीशन नहीं है, तब हमें इसको नो कर देंगे। अगर आपके साथ है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। मेरे केस में यहाँ पे नो है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अगर किसी अपने एडवाइज़र से फाइल करा रहे हैं तो TR तो हमें रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ यस करना होगा, अदरवाइज़ अगर हम खुद कर रहे हैं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो खुलेगी, इनकम टैक्स डिटेल। यहाँ पे अभी जो नए चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे दिया है इन्होंने शेड्यूल DI, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस किया है। कोरोना की वजह से 1 क्वार्टर एक्सटेंड किया था, 1/4/2020 से 30/6/2020 को इन्होंने ऐड किया है कि इसमें जो भी हमने डिडक्शन ली हैं उसको हम क्लेम कर सकते हैं। और शेड्यूल D है जिसमें कि आपने देखा है कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी फैमिली का डिटेल पूछा जाएगा। मैं आपको ये आगे बताऊँगा। अभी हम चलते हैं इनकम डिटेल पर। इनकम डिटेल में हमारी बिजनेस इनकम है, तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट पर जाएंगे। बैलेंस शीट पे अगर आपकी इनकम, आप मैन्युफैक्चर हैं या आप कोई प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो आपको अपनी इनकम को अंडर सेक्शन 44AD में दिखाना होगा। जैसे कि आप अगर कोई मैन्युफैक्चर हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने फर्म का नाम डालेंगे, अपने शॉप का नाम डालेंगे, उसके ये कोड्स हैं। जैसे कि हमें कहना चाहिए कि अगर आप चाय बनाने वाले हैं तो यहाँ पे आप गोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी लिखेंगे, यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट की इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर आपने अपने कहना चाहिए अकाउंट से पेमेंट किया है, आपको अगर कोई रिसीप्ट्स अकाउंट के थ्रू हुई हैं जिसमें आपको चेक हो गया या फिर बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, NEFT हो गया या ट्रांसफ़र किया जो आपके बैंक के खाते में आए हैं, तो वो रिसीप्ट्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और अगर आपने कैश लिया है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। इसके बाद हम इसमें प्रेजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD डालते हैं, जिसमें कि हम जो भी हमने टर्नओवर डाला है उसका मिनिमम 6%, जो अगर हमने ऑनलाइन रिसीव किया है तो उसका मिनिमम 6% डालना होगा, 6% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 6% से कम जाता है तो हमें यहाँ पर ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमने कोई कैश में रिसीव किया है तो उसका मिनिमम 8% हमें यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ पर नोट दिया है, इफ़ इनकम इज लेस देन the above percentage of gross receipt, it is mandatory to have tax audit under section 44AB and other ITR as applicable has to be filed। चलिए, तो हमारे साथ ऐसी कोई वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हम 8% में अपनी इनकम दिखाएंगे। इसके बाद आता है, अगर आपकी इनकम प्रोफेशन से है, आप किसी सर्विस सेक्टर में हैं, तो आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है, डाटा प्रोसेसिंग है, तो आप यहाँ पे अपना एक कोड सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल डालें। यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस रिसीप्ट लिखनी होगी, टोटल कितनी है, और उसका 50% अमाउंट और मोर देन 50% अमाउंट आपको यहाँ पर इनकम में दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 10 लाख की सेल्स दिखाई है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिनिमम 5 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए डाल दिया। यहाँ पर मैं मान देता हूँ कि FT मैग्नीफाई हमारी कंपनी है जो कि टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, टैक्स सर्विसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम कैरीड अंडर सेक्शन 44 AD। यहाँ पर हमें अपनी इनकम दिखानी है। अगर कोई ट्रैवलिंग वाले पर्सन है जो कि ट्रैवल करते हैं, उनके ट्रक्स वगैरह हैं, तो ये उनके लिए सेक्शन रहेगा। हालांकि हमारे केस में ये नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर जो कहना चाहिए फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे एक बैलेंस शीट के जैसे हमें शो करना होता है। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें 31 मार्च इन्होंने एक दूसरा नोट डाला है जो कि न्यू है। फॉर E11 एंड E25 फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2020। पार्टनर्स की E11 है, पार्टनर्स एंड मेंबर्स ऑन कैपिटल, इनकी कितनी कैपिटल है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। दूसरा इन्होंने किया है E25, टोटल एसेट्स कितनी है यहाँ पर ये भी मेंशन करना इन्होंने कंपलसरी किया है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर E15, E19, E20 और E22 भरना मैंडेटरी है। बिना इसके भरे हमारा ITR सबमिट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर E15 भर देते हैं। यहाँ पर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर मांगा गया है जिसमें कि हमें शो करनी होगी कि हमारी देनदारी कितनी बची है। यहाँ पे हम जो हमें पेमेंट करने हैं उसके हम डाल देते हैं 45,000 रुपीज़। इसके बाद हमसे मांगे गया है E19, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है। तो हमारे पास जो भी इन्वेंट्री होता है उसका स्टॉक हम लिख देंगे। तो मेरे केस में 58,000 का है तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री लिख देते हैं। इसके बाद आता है E20, हमारे पास डेप्टर्स कितने हैं, हमारा पैसा कितना वापस आना है हमारे पास, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा 56,800 रुपये का अमाउंट आना बाकी है। फिर हमें यहाँ पर कैश इन हैंड लिखना पड़ेगा जो कि कंपलसरी दिया है। आपको यहाँ पर कैश इन हैंड कितना है, तो मेरे पास 45,000 है तो मैंने यहाँ पर 45,000 दे दिए। आप इसमें बैलेंस विद बैंक की डिटेल डाल सकते हैं। तो मेरे पास 6 लाख का अमाउंट है तो मैं बैंक की बैलेंस डिटेल डाल देता हूँ इसमें 6 लाख रुपीज़। अब इसके बाद हमारे इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अगर हमने लोन लिया है तो हम यहाँ पे लोन डाल देंगे। अगर कोई अदर एसेट्स हैं तो वो यहाँ शो करने होंगे, हमारे केस में नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगर कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है तो हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। शेड्यूल TDS 1 होता है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। अगर हमारी जॉब है, अगर हमारे एम्प्लॉय ने किया है तो हम वैसे ही बिजनेस की इनकम दिखा रहे हैं तो हमारा कोई TDS नहीं कटा है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है या हमारे सर्विसेज सेल किए हैं और उसने पेमेंट किया है ऑनलाइन और कोई TDS काटा है तो आप यहाँ पर शेड्यूल TDS 2 में डाल सकते हैं जो कि 16A फॉर्म होता है। यहाँ पे हमें जिस पर्सन को हमने सर्विस दी थी और उसने पेमेंट किया तो उसका टिन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा करंट ईयर में कितना TDS कटा है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने टोटल कितना TDS क्लेम कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। जितने अमाउंट पर कटा है TDS वो हम यहाँ पर डालेंगे। और किस हेड में था, हमने बिजनेस सर्विसेज दी हैं तो उसके हेड में था हमारा TDS, या फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी उस पर TDS है, या हमारा FD का इंटरेस्ट आया तो उस पर TDS है। तो जो भी हमारा होता है हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेव करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर डिटेल पूछेगा, आपने जो भी टैक्स की डिटेल पहले भरी है वो यहाँ पर आ जाएंगे कि आपने टोटल टैक्स कितना पेड किया है, आपने कितना क्लेम किया है। हमने यहाँ पे कोई भी TDS क्लेम नहीं किया है तो यहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर हमें अपनी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम IFSC कोड डालेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ बैंक आएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आएगा। और यहाँ पर हम रिफ़ंड के लिए अभी हमने किया नहीं है तो इसलिए हम इस पर टिक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में करेंगे वेरिफिकेशन। तो इसके बाद अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। शेड्यूल DI। शेड्यूल DI में हमने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर इन्होंने डिडक्शन से रिलेटेड आइटम्स डाले हैं कि आप कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं जो आपने ली है अभी तो उसकी डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको फिल करना होगा कि आपने कितनी डिडक्शन कब ली है।
और हमारा यहाँ पर शेड्यूल DI है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो कि हमारा 80D होता है वो मेडिकल से रिलेटेड होता है, कि हमने कोई इंश्योरेंस लिया है। यहाँ पर ये पूछा गया है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज़ द सीनियर सिटीज़न। अगर आपके पेरेंट्स मतलब आप अगर सीनियर सिटीज़न हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। हमारे यहाँ पे कोई नहीं है तो हम नो कर देते हैं। दूसरी कंडीशन इन्होंने पूछी है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीज़न। आप कोई पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। फिर अगर हमने यदि कोई भी इंश्योरेंस लिया है खुद के लिए, सेल्फ एंड फैमिली, तो वो फाइल करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप का है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है अगर हमने कोई डोनेशन किया है तो उसमें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर हमने कोई ऐसा डोनेशन किया है, डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अगर कोई हमने ऐसे डोनेशन किए हैं जिनकी 100% क्वालिफिकेशन है तो उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। और वो डोनेशन जिनकी 50% डिडक्शन मिलती है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट्स। क्वालिफाइंग लिमिट्स तक हमने किया है वो तो फिर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर कोई जो 50% तक के हैं तो उनको हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पे इनकम डिटेल में जाएंगे। इनकम डिटेल में हमने जाके देखा कि हमारी पार्टनर्स ये देखा जाए तो हमने 5 लाख रुपए वहाँ पे प्रॉफिट डाला था तो हमारी 5 लाख यहाँ इनकम दिखाई गई है। इसके बाद हमने कोई डिडक्शन नहीं ली है। अभी अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ डिडक्शन लेंगे। यहाँ पर पूछा गया था वेदर यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 to 36/2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A, जो कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे DI शेड्यूल बना है। अगर आपने वहाँ पे कोई डिडक्शन लेनी चाह रहे हैं आप तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो नो करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपने अगर डिडक्शन है कुछ तो यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। जैसे कि मुझे 43,500 का क्लेम करना है तो मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया, ये हमारी डिडक्शन होगी। यहाँ पे हम 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया। 4,56,500 रुपये का टैक्सेबल इनकम आई, जिस पे हमारा टैक्स बनता है 7,825। रिबेट हमें मिलती है 7,825 की, और हमारे लिए टैक्स की कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती है तो हम यहाँ पर टैक्स नहीं पे करना होगा। हम यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद जब हम फाइल करेंगे तो हमें यहाँ पर टिक करना होगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, सेल्फ कर रहे हैं हम प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम प्लेस डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वेरीफाई भी नहीं करना है तो हम यहाँ सबमिट करेंगे और इसमें हम प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। बैंक डिटेल हमें डालनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, तो बैंक इन्फॉर्मेशन हम डालने के बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा इनकम टैक्स ITR 4 कैसे फाइल करें ये कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।